आज है 21 मई 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की खबरें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में अग्रीमेंट फाइनलाइज हो सकता है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नेगोशिएशन अब फाइनल स्टेज में है। इस एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजारों का रुख पलट दिया। अमेरिकी बाजार 500 से ज्यादा अंक कुचला, नैस्डैक भी करीब 1% चढ़ा, यूरोपीय बाजार जर्मनी से लेकर यूके तक 1% से ज्यादा भागे और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 175 अंक की जोरदार तेजी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी वार्निंग भी है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 4 से 5 बार इसी तरह की खबरें आ चुकी हैं और बाजार जोश में भागा है। बट जब तक ईरान की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती और मार्केट खुद तेज़ी को कंफर्म नहीं करता, तब तक पूरी तरह भरोसा मत करना। मिडिल ईस्ट डील की खबर आते ही कच्चे तेल में जोरदार गिरावट आई है। WTI क्रूड करीब 5 से 6% नीचे फिसल गया है और $100 प्रति बैरल के नीचे डबल डिजिट में आ गया है। ये वही एक्स फैक्टर है जिसका बाजार को बेसब्री से इंतजार था। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा ऑयल रिफाइनरी सेक्टर को। BPCL, इंडियन ऑयल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों पर इसका सीधा पॉजिटिव असर होगा। आज यही हुआ भी। जब क्रूड नीचे आया तो इन सभी शेयरों ने दिन के निचले स्तर से मजबूत रिकवरी दिखाई। रुपया कल 96.82 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड क्लोजिंग लो पर बंद हुआ, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है। क्रूड गिरने की खबर आते ही रुपये में भी कुछ राहत दिखी। ये बताता है कि रुपये की कमजोरी की जड़ में क्रूड ऑयल का महंगा होना एक बड़ा कारण था। एक और अहम बात, कल यानी 21 मई को बॉन्ड यील्ड 7.1% के पार चली गई थी। ये भी बाजार के लिए एक मॉनिटरेबल फैक्टर है, क्योंकि यील्ड बढ़ने से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है और मार्केट सेंटिमेंट पर असर पड़ता है। निफ्टी के लिए आज सबसे अहम बात यह है कि इंडेक्स एक लिक्विड ऑक्सीजन जैसी सिचुएशन में है। बुल्स इसे ज्यादा नीचे नहीं जाने दे रहे, बट बेयर्स 23,700 से 23,800 के ऊपर जाने भी नहीं दे रहे। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के मुताबिक 23,500 से 23,450 इमीडिएट सपोर्ट है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे का कहना है कि जब तक निफ्टी 23,800 के नीचे है तब तक वीक सेंटिमेंट बना रहेगा। अगर निफ्टी 23,800 को डिसाइसिवली तोड़ दे तो बड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन 23,400 के नीचे जाने पर पैनिक सेलिंग का खतरा है। बैंक निफ्टी के लिए 52,750 से 52,900 का जोन की सपोर्ट है, जबकि 54,000 ऊपर की तरफ बड़ी रुकावट है। सैमको सिक्योरिटीज के मुताबिक जब तक बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर टिका है तब तक सपोर्ट पर बाइंग की स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। टेक्निकल तस्वीर ये है कि निफ्टी का 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेरिश क्रॉसओवर में है और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बेरिश है, यानी सिर्फ एक खबर के भरोसे बाजार नहीं बदलेगा। असली टर्न अराउंड के लिए सस्टेन्ड बाइंग चाहिए। आज 21 मई को कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे जिन पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। निफ्टी 50 में शामिल ITC और गेल के रिजल्ट्स बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा LIC, अपोलो हॉस्पिटल्स, औरोबिंदो फार्मा, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, बिकाजी फूड्स, सन टीवी, वाटेक वाबैक, प्रेस्टीज एस्टेट्स और इंजीनियर्स इंडिया के रिजल्ट्स भी कल आने हैं। इतने सारे रिजल्ट्स एक साथ आने से इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स ने शानदार नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 33% बढ़कर 412 करोड़ से 547 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 18% बढ़कर 6,606 करोड़ पहुंचा और ईबिटा मार्जिन 13.8% से बढ़कर 15.3% हो गई। साथ में 10 रुपीस पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया। बॉश इंडिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। रेवेन्यू 13.3% बढ़कर 5,566 करोड़ हो गया। ईबिटा में 21% की बढ़त और नेट प्रॉफिट 2% बढ़कर 569 करोड़ रहा। कंपनी ने 270 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया। जुबिलेंट फूडवर्क्स यानी डोमिनोज इंडिया का प्रदर्शन मिक्स्ड रहा। रेवेन्यू 6.4% बढ़कर 1,780 करोड़ पहुंचा और प्रॉफिट भी 49 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ हो गया। लेकिन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% घटकर 42.5 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पर रहा। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का नेट प्रॉफिट 14.2% बढ़कर 160 करोड़ रहा और रेवेन्यू भी 5.9% बढ़कर 1,180 करोड़ पहुंचा। ईबिका मार्जिन बढ़कर 15.7% हो गई, जो पिछले साल 14.3% थी। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह काम कर रहा है।
वर्लपूल ऑफ इंडिया के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। नेट प्रॉफिट 32.7% घटकर 80.2 करोड़ रहा। ईबिटा मार्जिन भी 9.1% से घटकर 5.6% पर आ गई। हालांकि रेवेन्यू 8.8% बढ़कर 2180 करोड़ रुपए पहुंचा और कंपनी ने 5 रुपीस पर शेयर डिविडेंड की सिफारिश भी की। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नतीजों में दबाव दिखा। नेट प्रॉफिट 23.4% घटकर 124 करोड़ रहा। ईबिटा मार्जिन 18.5% से घटकर 15.1% हो गई। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा, जो दिखाता है कि सीमेंट सेक्टर में प्राइसिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। समान कैपिटल के नतीजे बेहद चिंताजनक रहे। नेट लॉस बढ़कर 8,101 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 324 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम 92% गिरकर 84 करोड़ रुपए रह गई और कंपनी ने 2,958 करोड़ रुपए के इम्पेयरमेंट की भी जानकारी दी। टीम लीज सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 25.6% बढ़कर 43.9 करोड़ रुपए रहा। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने 238 करोड़ रुपए तक का बायबैक भी अप्रूव किया है, जिसमें 1,600 रुपए प्रति शेयर पर मैक्सिमम 15 लाख शेयर्स वापस खरीदे जाएंगे। संघवी मूवर्स ने मजबूत नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 27.8% बढ़कर 68.8 करोड़ रुपए और रेवेन्यू भी 27.7% बढ़कर 351 करोड़ रुपए रहा। हालांकि एबिटा मार्जिन 40% से घटकर 36.4% पर आई। गारवेर टेक्निकल फाइबर्स के नतीजों में कमजोरी दिखी। नेट प्रॉफिट 19.5% घटकर 57.3 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू भी हल्का घटकर 426 करोड़ रुपए रहा। हालांकि एबिटा मार्जिन 23% पर स्टेबल बनी रही, जो थोड़ी राहत की बात है। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक बड़ा साइंटिफिक अनाउंसमेंट किया। कंपनी ने सॉलिड ट्यूमर्स के इलाज के लिए नया डेवलपमेंट कैंडिडेट ISB 2301 पेश किया, जो एक फर्स्ट इन क्लास मल्टी स्पेसिफिक इम्यून सेल एक्टिवेटर है। ये फार्मा सेक्टर में R&D स्ट्रेंथ का अच्छा संकेत है। RVNL को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 164 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। इसके अलावा वाराणसी प्रयागराज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 129 करोड़ का ऑर्डर पहले ही मिल चुका है। कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर में आज 7 से 8% की बड़ी तेजी आई। नए MD और CEO गणपति S लक्ष्मी नारायणन की नियुक्ति के बाद शेयर ने 1700 से 1750 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब कल के सेशन में देखना होगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है या नहीं। टाटा पावर ने दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे पर EV चार्जिंग नेटवर्क एक्सपैंड करने का फैसला किया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस EV ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। शेयर के लिए 450 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और 400 नीचे की तरफ सपोर्ट का काम कर रहा है। JM फाइनेंशियल ने टाटा स्टील पर बाय रेटिंग के साथ 255 रुपए का टारगेट दिया है, जो करीब 17.5% अपसाइड देता है। स्टील सेक्टर में ग्लोबल डिमांड और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की वजह से ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बेट माना जा रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को भी JM फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग के साथ 342 रुपए का फ्रेश टारगेट दिया है, जो 15% से ज्यादा अपसाइड है। पहले टारगेट 314 था, जिसे बढ़ाया गया है। ये दिखाता है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। KEC इंटरनेशनल पर JM फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट 875 से घटाकर 705 रुपए कर दिया। फिर भी ये करीब 44% अपसाइड देता है। टारगेट घटाने की वजह नियर टर्म एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हो सकती हैं। PDS लिमिटेड पर बाय रेटिंग के साथ 410 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो करीब 38% अपसाइड देता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी KIMS पर बाय के साथ 904 रुपए का टारगेट और 26% अपसाइड की संभावना बताई गई है। एंजल वन पर बाय रेटिंग के साथ 400 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो करीब 22% अपसाइड देता है। टाटा टेक्नोलॉजीज पर भी 750 रुपए का टारगेट और 12% अपसाइड की संभावना बताई गई है। गारवे हाईटेक फिल्म्स पर 6,200 रुपए का टारगेट और 12% अपसाइड का अनुमान है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर 800 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो करीब 4% अपसाइड देता है। इस बार कई बड़ी कंपनियों ने डिविडेंड अनाउंस किए हैं, जो निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बॉश लिमिटेड ने 270 रुपए प्रति शेयर और हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड ने 110 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। अपोलो हॉस्पिटल ने 10 रुपए, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड ने 3 रुपए, वर्लपूल ऑफ इंडिया ने 5 रुपए और डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल ने 4 रुपए फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। डॉक्टर अग्रवाल ने पहले 3 रुपए इंटरिम डिविडेंड भी दिया था, यानी टोटल 7 रुपए प्रति शेयर। LMW लिमिटेड ने 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड रेकमेंड किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 मई 2026 है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 1 रुपए का तीसरा इंटरिम डिविडेंड घोषित किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 26 मई 2026 है और पेमेंट 18 जून 2026 तक होगा। गारवे टेक्निकल फाइबर्स ने 1 रुपए फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है और इससे पहले 8 रुपए इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। टीम लीज सर्विसेज के बायबैक के साथ धमपुर शुगर मिल्स ने भी 2 रुपए इंटरिम डिविडेंड 26 मई 2026 रिकॉर्ड डेट के साथ अनाउंस किया है।
आज के बाजार की दिशा काफी हद तक क्रूड ऑयल की मॉर्निंग प्राइस पर निर्भर करेगी। अगर क्रूड कल सुबह तक $100 के नीचे स्टेबल रहा या और गिरा तो मार्केट रिकवरी की 90% संभावना है, लेकिन अगर क्रूड वापस ऊपर चला गया तो खुशी जल्दी हवा हो सकती है। मिडिल ईस्ट डील को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना सबसे समझदारी है। जब ईरान की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए और साथ में क्रूड में बड़ी गिरावट और निफ्टी में जोरदार ब्रेकआउट दिखे, तभी माना जाएगा कि सिचुएशन परमानेंटली चेंज हो रही है। आज 21 मई को आईटीसी, गेल, एलआईसी, अपोलो हॉस्पिटल्स जैसी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं। इन रिजल्ट्स और गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि कल का सेशन इस पूरे हफ्ते का सबसे अहम ट्रेडिंग डे बन सकता है।